वैसे तो भारत में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके निपटाने की बात अक्सर होती रहती है, और अक्सर कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं जिसके लिए हम ये सोचते हैं कि ये तो साल 10 साल चलता रहता है। कई केसेस की बात लोग करते हैं आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा मुकदमा होता है जो अक्सर लड़कियों की तरफ से लड़कों पर किया जाता है, जिसे हम 498A यानी डाउरी एक्ट के रूप में जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार 498A होता क्या है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोनी कपूर जी, जो कि ये बताएंगे कि आखिरकार ये 498A है क्या। और हम लीगल टर्म्स की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल ये जानने की, आम भाषा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो डाउरी एक्ट है वो 498A जिसे हम जानते हैं लीगल टर्म में, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, और इसमें और कौन कौन सी बातें ऐसी होती हैं जिसे हर किसी को जानना चाहिए। शोनी जी। धन्यवाद पल्लवी। 498A आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का इनफेमस सेक्शन 498A, इसको अधिकतर लोग जो हैं डॉवरी हरासमेंट के नाम से जानते हैं कि हम्म। दहेज के लिए की गई प्रताड़ना के लिए इस सेक्शन का प्रयोग होता है। स्त्री के द्वारा हम्म। अगर किसी स्त्री को उसके पति या उसके पति के परिवार के द्वारा दहेज के लिए हम्म। प्रताड़ित किया जाता है तो 498 की धारा लगाई जाती है उसके ऊपर। उन लोगों पर 498 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। पर 498A 498A का स्कोप इससे ज़्यादा है। एक्चुअली अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो 498A की डेफिनेशन ये कहती है कि एनी एक्ट बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, cruelty by husband or his relative हम्म। हम्म। is covered under 498A. Now there are two subsections of it. One is A and there is one part A, the other part is B. A part कहता है any act cruelty is of such nature which is likely to drive woman towards suicide or हम्म। cause grave danger to life, limb or health of the woman. हम्म। यानी कि कोई ऐसा कृत्य है जिससे कि स्त्री की या तो वो स्त्री बाध्य हो जाए आत्महत्या करने के लिए, या उसके शरीर को, लिम्ब को यानी हाथ पैर को, या हेल्थ को कोई नुकसान हो। और हेल्थ के अंदर मानसिक हेल्थ भी आती है, मानसिक हेल्थ भी आती है। और दूसरा सेक्शन है कि कोई भी कृत्य जो कि स्त्री या उसके किसी रिलेटिव को अपनी एक प्रॉपर्टी से, वैल्यूएबल सिक्योरिटी से पार्ट करने के लिए मजबूर करता है, यानी जिसे हम आज की तारीख में डॉवरी कहते हैं, दहेज कहते हैं, हम्म। दहेज की डिमांड हम्म। कहते हैं, उसके लिए की गई प्रताड़ना। ये दोनों हम्म। चीजें जो हैं 498A के अंदर आती हैं। पर आमतौर पर हमने हम्म। देखा गया है कि 498A के अंदर जितनी भी एफआईआर होती हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग होता है, वो है दहेज। कि हम्म। लड़के वालों ने दहेज मांगा, पति ने दहेज मांगा, ननद ने मांगा, सास ने मांगा, ससुर ने मांगा। शोनी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, हम तो अरेस्टिंग की बात करेंगे कि इसका ग्राउंड अरेस्टिंग क्या है, किस तरीके से अरेस्ट होता है, जिस पर आरोप लगाया जाता है या नहीं होते हैं, फिर बाद में बेल कैसे होती है, ये सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन बहुत कॉमन सा सवाल मेरा ये है कि सिर्फ आरोप लगा देने भर से ये जस्टिफाइड हो जाता है कि सामने वाले ने डाउरी मांगी। देखिए, इसको इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेक्शन है ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि प्रथम दृष्टया ही अगर पुलिस वाले को ये सूचना मिलती है कि इस तरह का एक अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज करना उसकी एक मजबूरी है। तो हम्म। उसमें कोई जांच नहीं होती है। जो भी हम्म। जांच होती है वो एफआईआर दर्ज करने के बाद होती है। हालांकि हम्म। कुछ हाई कोर्ट्स जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं कि इसमें प्री लिटिगेशन मेडिएशन कराई जाए, जिसको रिकंसिलिएशन कहा जाता है। दिल्ली के अंदर सीएडब्ल्यू सेल में होती है, हरियाणा के अंदर महिला थाने में होती है, पंजाब में भी महिला थानों में होती है। यूपी के अंदर एफआईआर होने के बाद उसे 60 डेज का एक कूलिंग ऑफ पीरियड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जिसके दौरान मेडिएशन होती है। आज से 15-20 साल पहले ऐसा होता था कि जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती थी, पुलिस आती थी सुबह 4 बजे और सबको उठा के ले जाती थी। पर हम्म। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न हाई कोर्ट्स ने, जिसमें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट है और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस समय समय पर जारी की हैं। सबसे पहली गाइडलाइन शायद दिल्ली हाई कोर्ट की थी, 2008 में आई थी कि इमीडिएट अरेस्ट को रोका जाए। जस्टिस गंभीर की जजमेंट थी। पर महिला थाने और सीएडब्ल्यू सेल का गठन उससे पहले भी हो चुका था। जस्टिस जेडी कपूर की भी एक जजमेंट थी 2000 की। और बार बार लोगों इनको कहा गया है, और ये सेक्शन नॉन बेलेबल था, अभी भी नॉन हम्म। बेलेबल है। पर 2010 के अंदर सीआरपीसी के अंदर एक अमेंडमेंट आया था, तो सेक्शन 41A, जिसकी वजह से 7 साल तक के सभी क्राइम्स में अगर एक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता रहता है, जो भी
अभियुक्त है, अगर वो जांच में सहयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। फिर भी इस कानून का दुरुपयोग होता रहा है। 2014 में अवधेश कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में कहा था कि 498 में इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर 41A के बारे में फिर से गाइडलाइन जारी की हैं और हर एक थाने को और डीजीपी को कहा है कि इसकी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अननेसेसरी अरेस्ट को रोका जाना चाहिए। शोनी जी, एक और बड़ा सवाल वो ये कि जिस जिस तरीके से हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं कि शादी के 7 साल तक कोई लड़की डाउरी केस लगा सकती है अपने हस्बैंड पे, लेकिन 7 साल के बाद नहीं। क्या ये कहते हैं आप इस ये गलत धारणा है, ये धारणा गलत है। असल में दहेज से रिलेटेड एक और कानून भी है जिसको डाउरी डेथ कहा जाता है, 304B। और वो सेक्शन जो है उसका उपयोग विद इन 7 ईयर्स हो सकता है कि अगर कोई भी स्त्री दुर्घटनावश मरे या आत्महत्या से मरे या कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस में मरे जो नेचुरल ना हो, अदर देन नेचुरल सर्कमस्टांसिस हो, और वो मृत्यु जो है 7 साल के अंदर हो, तो 304B लगाना पुलिस की मजबूरी है, चाहे बाद में उसमें पुलिस फाइनल रिपोर्ट फाइल करे या ना करे, पर उसके अंदर एक जांच करना, एक सेक्शन लगा के 304B की धारा लगा के वो जरूरी है। पर जहां तक रही दहेज प्रताड़ना की बात, 498A की बात, ये कानून इस सेक्शन का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। शादी के 15-15, 20-20 साल बाद भी किया जा रहा है। और अभी तो मेरे हाल फिलहाल में एक आधे ऐसे सज्जन से भी मुलाकात हुई जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, और अब बीवी ने जाके उनके ऊपर 498A और कुछ अलग सेक्शंस का प्रयोग किया है। किसी लड़के के ऊपर दहेज का केस है, वो कैसे इस चीज को प्रूव करे कि उसने दहेज नहीं लिया? फिर से मेरा वही सवाल है कि किसी ने आरोप लगा दिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर केस हो जाता है, उसे प्रूफ करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स नहीं होते उसके पास जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो वो कैसे प्रूफ करे, वो किस तरीके से जस्टिफाई करे अपने आप को कि उसने डाउरी नहीं मांगी थी? पल्लवी, दो चीजें हैं इसमें, आपने दो बातें कही। एक तो उसने दहेज नहीं लिया है, तो पहली बात तो 498A दहेज लेने या देने से संबंधित नहीं है। दहेज का आदान प्रदान हुआ है शादी में या नहीं हुआ है, उसके लिए दहेज डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट की सेक्शन 3 और 4 का प्रयोग होता है। 498A दहेज के लिए की गई प्रताड़ना के बारे में है। स्त्री की प्रताड़ना हो, हरासमेंट हो, क्रुएल्टी से उसको ट्रीट किया जाए, उसके लिए इस सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि अधिकतर सेक्शन में नहीं, लगभग सभी सेक्शन में 304 भी एक अपवाद है या 376 एक अपवाद है, उसके अंदर बाकी सारे सेक्शन में प्रोसिक्यूशन को ही ये प्रूव करना होता है कि अपराध अपराधी ने किया है। तो ये जो धारणा है कि लड़के को कुछ प्रूव करना है कि उसने ये अपराध नहीं किया है, गलत है। एक्यूज्ड हैज राइट ऑफ साइलेंस, वो इस मुकदमे में भी लागू होता है और सिचुएशन में भी लागू होता है। सभी प्रूफ प्रोसिक्यूशन को ही करना है। प्रोसिक्यूशन में लड़की भी शामिल है, उसके माता पिता भी शामिल है, उन्हें ही आकर गवाहियां देनी होंगी, उन्हें ही सबूत देने होंगे कि कब दहेज मांगा गया, कब दहेज के लिए प्रताड़ना की गई, वो प्रताड़ना कैसी थी, ये सब करना होगा। फिर से टोनी कहता जी, हूँ, क्या क्या क्या, क्या ये सिर्फ ओरल स्टेटमेंट होनी चाहिए या किसी तरीके का कोई रिटन फॉर्म में होना चाहिए जो आरोप लगा रहा है? देखिए, हमारे कानून में दो तरह के प्रूफ्स होते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट्री और एक होता है ओरल, जिसको कहते हैं चशमदीद गवाह। आज की तारीख में वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, चिट्ठियां पत्रियां भी लिखी जाती हैं। पर ऐसा हमेशा नहीं था। आज से 10 साल 15 साल पहले चले जाएं तो हर एक के हाथ में मोबाइल फोन नहीं होता था जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती थी, एक कैमरा होता था। ऐसा कतई नहीं था। तो तब भी अपराध प्रूव होते थे, तब भी अपराध साबित होते थे, तब भी अपराधों में सजा होती थी। और उसमें विक्टिम की स्टेटमेंट, एक किसी और गवाह की स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। और क्रिमिनल ट्रायल के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि अभियुक्त जो होता है और उसके वकील के द्वारा किया जाता है, एक्यूज के लॉयर या एडवोकेट के द्वारा किया जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसमें ही जो विक्टिम की गवाही है या विक्टिम के सो कॉल्ड विक्टिम की गवाही या सो कॉल्ड विक्टिम के जो रिश्तेदार हैं उनकी गवाहियां हैं, वो कराई जाएंगी, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसी से साबित होगा कि क्या अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। क्या 498A बेलेबल है या नॉन नहीं, बेलेबल? मैंने पहले भी बताया था ये नॉन बेलेबल सेक्शन है। पर इसके हम्म अंदर 41A सीआरपीसी की गाइडलाइंस, जिसके अंदर की 7 साल से अगर कम की सजा है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं हो, इसके प्रावधान है।
पर जैसा कि डी फैक्टो बेलेबल हो गया ये कानून, तो आज की तारीख में जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उसमें अधिकतर में एक अनदर सेक्शन है 377 विच इज अननेचुरल सेक्स, या किसी और मेल मेंबर पे, परिवार के लड़के के परिवार के किसी और मेल मेंबर पर 354 जिसको मोलेस्टेशन कहते हैं, या 376 के अटेम्प्ट 376 511, या कुछ एक्सट्रीम केसेस में 376 यानी रेप अटेम्प्ट या रेप का केस भी एक धारा जोड़ दी जाती है, जिससे कि ये डिफेक्टो बेलेबल होने के बाद भी एक्यूज पीपल को बेल लेनी पड़ती है। 377 के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, रेप के अंदर 20 साल की सजा है। तो ऐसे केसेस में आप वो 7 साल की अवधि से बाहर हो गए, उससे ज़्यादा की सजा हो गई, तो बेल लेना फिर मजबूरी हो जाती है। पर जहां तक 498 ए सेक्शन की बात है, नॉन बेलेबल होने के बाद भी इसके अंदर 41 ए सीआरपीसी की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए और अरेस्ट नहीं होनी चाहिए आज की स्थिति में। सबसे ज्यादा एक माइंडसेट है लोगों का 498A को लेकर। लोग सोचते हैं कि कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। हमारे इस बातचीत का जो अहम मकसद है वो ये कि लॉ को लेकर, यानी कानून को लेकर, भारत में जो कानून है उसको लेकर जो कई तरीके की बातें कही गई हैं, जो एक टैबू फॉर्म में भी है और जिसको लेकर एक दुष्प्रचार भी किया जाता है कि कानून सिर्फ एक लिंग के लिए ही है, यानी सिर्फ स्त्री के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। आप क्या सोचते हैं खुद, और स्पेशली 498A को लेकर आप किस तरीके से ये बताना चाहेंगे, खास तौर से उन लड़कों को जो इस पूरे दहेज प्रथा जैसी आरोपों को झेल रहे हैं इन दिनों? पल्लवी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि कानून सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिसके अंदर स्त्रियां आती हैं, बच्चे आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आते हैं, और आज तो सीनियर सिटीजन भी आते हैं। उनके लिए मुकदमा दायर करना, एफआईआर कराना, उसको सहज किया गया है। एक लड़की पीड़िता, और मैं इस समय मानता हूँ कि जेन्युइनली अगर किसी के साथ ये क्राइम हुआ है और वो थाने जाती है, अगर उसे बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं या उसे कोर्ट के चक्कर कटाए जाते हैं एफआईआर दर्ज करने से पहले, तो ये गलत होगा। पर इतनी आसानी से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और जो कि जिन मुकदमों में, झूठे मुकदमों में अगर कोई कार्रवाई झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले के खिलाफ नहीं हो रही है, तो इंप्रेशन जरूर क्रिएट होता है कि कानून सिर्फ लड़कियों के लिए है। क्योंकि अगर लड़के के पक्ष के पास पूरे सबूत हैं, या किसी और स्थितियों से ये पता लगाया जा सकता है कि ये क्राइम नहीं कमिट हुआ है, जब आप सीएडब्ल्यू की कार्रवाई करते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाते हैं, रिकंसिलिएशन के एफर्ट होते हैं, आईओ, मीडिएटर्स, इवन जजेस, दे नो कि ये किस्सा जो है अलग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये लड़के लड़की की बनी नहीं, कोई और वजहें हैं इस डिस्प्यूट की, और दहेज इसका मुख्य बिंदु नहीं है। और अगर दहेज मुख्य बिंदु नहीं है, फिर भी लड़के के पूरे परिवार को इसके अंदर फंसा लिया जाता है, मैरिड सिस्टर्स, अंकल, आंट्स, जो जिसने भी शादी का लड्डू खाया है उसको इसमें फंसाया जा सकता है। और कई बार तो ऐसे ऐसे एफआईआर मजाकिया एफआईआर दिखे हैं जिसमें कि पेट के खिलाफ, बॉम्बे का एक बहुत 2010 का एक बड़ा चर्चित मुकदमा था जिसमें 2 महीने की बच्ची, इन सब के खिलाफ भी 498 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है सिर्फ लड़की के कहने मात्र से। तो ये जो स्थितियां हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं, और इससे इंप्रेशन बहुत हद तक क्रिएट होता है कि कानून सिर्फ लड़कियों के लिए है। और सिर्फ 498 नहीं, इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर एक सेक्शन आता है मेंटेनेंस का। लड़की 4 जगह प्रावधान है कि मेंटेनेंस ले सकती है। कई बार लड़कियां 2-2 3-3 मुकदमे कर देती हैं, जिससे लड़के की बेवजह प्रताड़ना होती है। अब क्योंकि ये कुमुलेटिव है, 498 भी देखना है, डीवी भी देखना है, मेंटेनेंस भी देखनी है, तीनों चारों चीजें मिलके जब एक साथ देखी जाती हैं, और लड़का और लड़के के पूरे परिवार की जब प्रताड़ना हो रही होती है, तो इंप्रेशन जो है बहुत ही वाजिब लगता है। एक साधारण इंसान के मन में आना, जहन में आना, ये बातें बहुत ही स्वाभाविक लगती हैं कि कानून सिर्फ लड़कों के लिए। मेंटेनेंस के अंदर भी कानून कैसा है कि लड़के ने कुछ किया या नहीं किया, अंतरिम आदेश, इंटरिम मेंटेनेंस तो बांधी दी जाती है। अब वो इंटरिम मेंटेनेंस ही चलती रहती है, लड़की एविडेंस पे नहीं आती है, एग्जीक्यूशंस पे एग्जीक्यूशंस लगती रहती हैं, कोई इनका समयबद्ध तरीके से निपटारा नहीं होता है। तो इसलिए ये इंप्रेशन है कि कानून सिर्फ लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए कोई सेफ्टी इवॉल्व नहीं है इसके अंदर। मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि जिस तरह से कानून बने हैं और जिस तरह से उनका पालन हो रहा है, ये इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा जायज है
कि कानून लड़कियों के पक्ष में है और उनको झूठा मुकदमा करने के लिए भी कोई सजा नहीं होती है। जिस पत्नी ने झूठा मुकदमा किया हो उसके खिलाफ किस तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं, स्पेशली 498A केस में? देखिए 498A केस में तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता एक्सेप्ट अगर वो झूठी गवाही देती है तो शायद परजुरी की कुछ कार्रवाई हो सकती है। पर हाँ, मुकदमा खत्म होने के बाद कुछ कार्रवाई जो है की जा सकती है, जिसके अंदर डिफेमेशन या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाला जा सकता है। पुलिस अगर झूठा पाती है तो उसके पास अधिकार है कि वो 182 यानी 182 में झूठी कंप्लेंट देने के लिए कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट के पास 211 के अंदर यही अधिकार है, 211 में आईपीसी के अंदर की कोर्ट कह सकती है कि इस लड़की पर झूठा मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई की जाए। पर समस्या पल्लवी इसमें एक और आती है। अधिकतर एक्विटल की जजमेंट्स जो आती हैं उसके अंदर एक लाइन लिखी होती है दैट द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव द केस। जो पक्ष था, पुलिस का पक्ष था या सरकार का पक्ष था, क्योंकि सरकारी मुकदमा है, या लड़की का पक्ष था, वो मुकदमे के तथ्यों को बताने में दिखाने में सक्षम नहीं हो पाए, इसलिए एक्विटल है। सो इट क्रिएट्स बेनिफिट ऑफ डाउट कि क्योंकि हमारा कानून ऐसा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट लड़के को दिया गया और उसे बरी किया गया। सबूत होने के बाद भी लड़के के पूरे सबूत होने के बाद भी बहुत ही रेयरली कोई इक्का दुक्का 100 में से एक आधे मुकदमे के अंदर ये लिखा जाता है कि ये झूठा मुकदमा है, लड़की ने झूठा मुकदमा किया है। इवन मेरे केस के अंदर मैं बड़ा हैरान था कि आखिर में जब मेरे को एक्विटल की जजमेंट मिली, उसके अंदर लिखा हुआ था द प्रोसिक्यूशन मिजरेबली फेल्ड। अरे भैया, इतने झूठ उसके निकल आए, उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन मिजरेबली फेल्ड। 4 तो तारीखें थी जिसमें मैंने उसको घर से निकाला था, उसे तो खुद याद ही नहीं था मैंने उसको कब निकाला है। जी। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो हाँ, कानून जैसा बना है और उसके बाद उसके ऊपर जैसे पालन होता है, ये बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। प्रैक्टिकली अगर आप स्टूडियसली या किताब खोल के देखेंगे, आप पाएंगे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऑलमोस्ट इम्यूनिटी है लड़की को झूठ बोलने की, और उसके बाद चीजों का आनंद उठाने की, और लाखों में करोड़ों में सेटलमेंट्स हो रहे हैं आज की तारीख। चूंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है शोनी, और ये एक ऐसा चैप्टर है 498A अपने आप में, जिसमें बहुत सारे सवाल भी बहुत कम पड़ते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी एज अ मैसेज, जो आप आम आवाम को देना चाहें, एक लड़की से आप क्या कहना चाहते हैं जो लड़की अपने पति पर फॉल्स 498A केस करती है? आप खुद उन लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? पल्लवी, मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी परिवार, और बहुत ही कम ऐसे परिवार होंगे जिसमें सिर्फ लड़के हों या सिर्फ लड़कियां हों। हाँ, एकाकी परिवार के अंदर 2 लड़कियां हो सकती हैं, एकाकी परिवार के अंदर 2 लड़के हो सकते हैं, बट व्हेन वी लुक एट अ बिगर फैमिली पिक्चर, कोई भी नहीं हो सकता। जब बिना पुरुष और स्त्री के मिले बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तो अधिकतर परिवारों में पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं। और मैसेज यही है कि जो लड़कियां आज झूठा मुकदमा कर रहे हैं, कल उनके भाइयों पर, पिताओं पर, बच्चों पर, जो उनके मेल चिल्ड्रन हैं, उन सब पर, उनके मित्रों पर, पुरुष मित्रों पर भी झूठे मुकदमे दायर हो सकते हैं। बड़ी फेमस कहानी थी निशा शर्मा की स्टोरी, जो पूरे मीडिया में उछाली गई। बाद में पता चला निशा शर्मा पर उसकी भाभी ने ही दहेज प्रताड़ना का मुकदमा किया। और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों नहीं तो कम से कम बीसियों तो मुकदमे मैं देख चुका हूं, जिसके अंदर जब लड़की ने मुकदमा किया, वो घर आई तो उसके भाई का घर खराब हो गया। उसकी भाभी ने जाकर उसे, उसके ऊपर और उसके भाई के ऊपर यही जी। 498A का मुकदमा, एलाइड ऑफेंसेस का मुकदमा किया, जिसके अंदर उस हम्म। लड़की को भी एक्यूज्ड बनाया गया। तो जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो देखिए, समझिए कि ये बूमरैंग करके आपके ऊपर भी आ सकता है, आपके किसी रिश्तेदार पे भी आ सकता है, आपके भाई बाप बेटे पर भी आ सकता है। बिल्कुल। बहुत सारी जानकारियां अभी भी बाकी हैं 498A केस को लेकर, जो आपसे पूछनी है। लेकिन फिलहाल हमको लगता है ऐसा कि अभी इतनी सारी जानकारियां आपने जो हमें दे दी हैं, शायद उनमें से भी अब सैकड़ों सवाल निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वो जो सैकड़ों सवाल हैं वो धीरे धीरे हम और पिक करने की कोशिश करें, और जब पिक करेंगे तो उन सवालों के साथ एक बार फिर से आपके पास आएंगे शोनी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू पल्लवी। और आपके कोई भी सवाल हो, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से
एक जी, एनजीओ है सहोदर के नाम से, जिसका एक जी। हेल्पलाइन नंबर है, और हेल्पलाइन नंबर हुँ, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, हुँ, 9811850498। अगर आपको दहेज से रिलेटेड या किसी भी जेंडर बायस्ड लॉ से रिलेटेड कोई मुसीबत का आप सामना कर रहे हैं, आपके ऊपर फॉल्स केसेस लगे हैं, तो आप इस नंबर पर 9811850498 पर व्हाट्सएप कर कर, कॉल कर कर, एसएमएस कर कर मदद ले सकते हैं। और ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। आप इसका भरपूर प्रयोग करें। और इसके अलावा सहोदर के वेबसाइट है, मेरी भी वेबसाइट है, जिस पे बहुत जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमारा योगदान से कुछ लोगों को, कुछ पुरुषों को मदद ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद पल्लवी। थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।